अवंतिकापुर नामक राज्य में एक गरीब रमेश नाम का किसान रहता था। उसकी 15 साल की पुत्री थी जिसका नाम सुमन था। रमेश की पत्नी सुमन को जन्म देते ही मर गई थी। अब सुमन का पालन पोषण अकेले रमेश ने ही किया था। पूरे दिन रमेश खेतों में काम करता था और फिर घर आकर खाना पकाता था। एक दिन रमेश खाना पका रहा था, सुमन उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी एक बूढ़ी औरत रमेश के घर पर आती है। अरे बेटवा रमेशवा, कब तक ऐसे दिन रात मरद खपत रहेगा? अब तो तोहरी बिटिया सुमनिया बड़ी हो गई हो। तू अबे न खाना वाना ओसे बनवावे लग। तहारो हाथे आराम मिली और बिटिया को घर गृहस्थी के कामकाज सीख जाए। काकी, मेरी एक ही बिटिया है। मैं उसे माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन पिता का प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अब वह मंत्री की बेटी के साथ पढ़ने लगी है। इसके बदले में मैंने उन्हें अपना पूरा एक खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में कोई और भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए मैं उससे कोई काम नहीं कराता। अरे रमेशवा, ई का बात भइल? पढ़ाई लिखाई से आज तक कवनो भला भइल बाका? बिटिया के सही समय पर घर दुआर के काम सिखा देवे के चाही, नहीं त कल जब ऊ अपने ससुराल जाई त लोग तुहिए के कोसाई की बाप कुछ सिखवले ना। उसमें अभी बहुत समय बाकी है, आप चिंता मत करें काकी। मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। बुढ़िया आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी और रमेश हमेशा उसका मुंह बंद कर दिया करता था। सुमन ने एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी, गांव के लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी सीख लेना चाहिए। बिटिया, तू बस मन लगाकर पढ़। मुझे तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरी बेटी भी ज्ञान में महल की रानी और राजकुमारी से कम नहीं होगी। तो पिताजी, आप हमेशा ऐसे ही मुझे पढ़ने देंगे? हाँ बेटा, यह भी कोई बोलने की बात है। अब मुझे देरी हो रही है। तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय से खा लेना। और तेरे दोस्त चिंटू का खाना भी बना दिया है, भला उसके बिना तू खा सकती है क्या? इतना कहकर रमेश खेतों में काम करने चला गया। शाम को जब वह खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक एक सांप आ गया। अंधेरे में रमेश का पैर सांप पर पड़ गया, जिससे सांप ने गुस्से में उसे डस लिया। रमेश दर्द से तड़पने लगा, लेकिन वहां कोई मदद के लिए नहीं था। कुछ ही देर में जहर पूरे शरीर में फैल गया और रमेश ने वहीं दम तोड़ दिया। अरे देखो देखो, भाई रमेश को सांप ने डस लिया है। आसपास के लोग दौड़कर रमेश के पास आए, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। अरे, ये तो मर गया। हे भगवान, ये कैसे हो गया अचानक? बीवी तो पहले ही नहीं थी बेचारे की, अब खुद भी नहीं रहा। अकेली बिटिया अब क्या करेगी? कुछ लोग रमेश को उठाकर उसके घर ले गए। सुमन ने जब अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, अब मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में। तभी 6 साल का छोटा बच्चा चिंटू उसके पास आया और मासूमियत से बोला, दीदी, तू अकेली नहीं है जो बिना माता पिता के है। मेरे माता पिता भी नहीं हैं। इसी वजह से मैं इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। लेकिन आज से इस गांव में एक चिंटू नहीं, 2 हो जाएंगे। सुमन उस छोटे से बच्चे चिंटू का हाथ कसकर पकड़ लेती है, मानो उसे अब अकेलेपन का डर नहीं रहा हो। अब से हम दोनों साथ साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तू मेरा। दीदी, तू तो पहले से ही मेरा सहारा है। तू रोज मेरे लिए खाना लेकर आती है। अब से मैं भी तेरा सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने ही रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब सबको यही चिंता सताने लगी कि उसकी अकेली बेटी सुमन का क्या होगा। भाइयों, रमेश हमारा भाई जैसा था। अब हमें सुमन को सहारा देना होगा। अरे, सहारा तो बेटा लोग देला अपने परिवार के, ई लड़की का सहारा दे, उल्टा बोझे बन जाई। हम तब पहले से कहत रहनी रमेशवा से कि इसको घर गृहस्थी के काम सिखा दे, बाकी ऊ त कभू सुने के नामे ना लिहलस। अब त बस एगो ही राह बचल बा, सुमन के ब्याह करा देहल जाओ।
मुझे विवाह नहीं करना। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अरे चुप कर, छोटी सी लड़की होकर बड़ों के सामने जबान चलावत बाड़ी। जे खेत तोहर बाप के रहा उत रमेशवा बेच के तोहरे पढ़ाई में लगा दिहलस। अब का मिट्टी खईबू। जे जिम्मेदारी तोहार बाप छोड़ के गईल बा उही पूरा कर रहल बाणी हमनी। एहू में तहार भलाई बा। गांव के लोगन के इहे धर्म होला, संभली। सुमन ठीक कह रही है, अभी वह छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है? तो का तू ही अब ओकर पालन पोषण करेगी? महंगाई देखे हो ना, अपने घर के बच्चन का पेट नहीं भरत और तू चली दूसर के लड़की का जिम्मेदारी उठावे। अच्छा तू ही बता कैसे संभाल ले? अगर गांव में कोई है जो सुमन का जिम्मेदारी उठा सके तो वो सामने आ जाए। बुढ़िया की बात सुनकर जब कोई भी सामने नहीं आया तो श्याम ने कहा, ठीक है काकी, सुमन का विवाह करा दीजिए। वैसे भी वह इतनी छोटी नहीं है, 15 साल की हो गई है, लेकिन विवाह के लिए कोई वर भी तो होना चाहिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं किसी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपने पिताजी के साथ ही अर्थी पर लेट जाती। तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तू शादी कर ले, नहीं तो ये गांव वाले तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। हुक्का पानी क्या मतलब? काकी का मतलब है कि फिर तुझे यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके बाद गांव वालों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मुझे काकी की यह शादी वाली शर्त मंजूर नहीं है। मैं अभी यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। सुमन के इतना कहते ही गांव के सभी लोग चुप हो गए। काकी, लड़की गांव छोड़कर कहाँ भटकेगी? उसे रोको। जब एक दिन बिना छत के रही ना, तब खुदे गांव याद आ जाएगी इसका। कहाँ जाई भला? कल सवेरे तक खुदे लौट आएगी और विनोद से ब्याह भी कर ले। देखत है इसके बाप के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ, सब अपने अपने घर बैठो और दुई जने जाके सुमन का गांव के बाहर छोड़े आओ। गांव वालों ने सुमन को गांव से बाहर निकाल दिया। तभी चिंटू भागकर सुमन के पास आ गया। दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। इस गांव में आप ही तो थीं जो चिंटू को खाना देती थीं। आपके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? सुमन ने चिंटू का हाथ पकड़ा और चल दी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि तेज बारिश होने लगी और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। चिंटू को चमकती हुई बिजली से बहुत डर लगता था। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बारिश कब बंद होगी? बस कुछ ही देर में ये बारिश बंद हो जाएगी। चिंटू, डरो मत। सुमन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, चिंटू को गोद में लिए हुए। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी चल रही थी। दोनों ठंड से कांप रहे थे, मगर उनके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे वे खुद को ढक सकें। सुमन ने चिंटू को और करीब कर लिया ताकि उसे थोड़ा गर्म रख सके। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोर से लगी है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? चिंटू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। गांव वालों ने हमें वहां से निकाल दिया है। अब हम दोनों कहाँ जा सकते हैं? शायद अब हमें यहीं सड़क पर ही रहना पड़ेगा। सुमन चिंटू को पूरी रात समझाने की कोशिश करती रही। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन सुमन को कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह शरण ले सके या कोई कुटिया बनाकर रह सके। उसने चिंटू को गोद में सुला लिया, लेकिन उसके गीले कपड़ों की वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात बीत गई, लेकिन सुमन की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। सुबह होते ही राजा अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। जब उसने सुमन और चिंटू को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा तो रुक गया। दोनों के कपड़े गीले थे, चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। राजा घोड़े से उतरकर उनके पास गया और बोला, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उठो और अपने घर जाओ। उसकी बात सुनकर सुमन जोर जोर से रोने लगी। सुमन को रोता हुआ देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? जो भी बात है हमें बताओ, हम यहाँ के राजा हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। महाराज, मेरा नाम सुमन है और ये मेरा भाई चिंटू है। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। सुमन ने राजा को सारी बात बता दी। राजा सुमन और चिंटू को लेकर महल में चला गया। सुमन,
हम अपनी दासी को बोलकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाना भिजवा रहे हैं और अब से तुम महारानी की दासी बनकर महल में रहोगी। जल्दी ही महल में खुशखबरी आने वाली है। हम तो कल ही महारानी के लिए एक और दासी रखने वाले थे और अब तुम हमें मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब कि आपने हमें रहने के लिए छत दी। मैं इस राज्य का राजा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। इतना बोलकर राजा वहां से चले गए। सुमन कई दिनों तक महल में रही और अब राजा ने सुमन को रानी के कक्ष की सफाई का काम भी सौंप दिया था। एक दिन सुमन कक्ष की सफाई कर रही थी तो रानी ने सुमन से कहा, सुमन, क्या सफाई के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती? महारानी जी, हम जानते हैं कि हम यह काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम जल्दी सीख जाएंगे। इसके अलावा हम आपको मजेदार कहानियों की किताबें, युद्ध और धर्म की किताबें भी पढ़कर सुना सकते हैं। क्या तुमको किताबें पढ़नी आती है सुमन? हाँ महारानी जी, ऐसी कोई भी किताब नहीं जिसके बारे में सुमन ना जानती हो। अरे वाह सुमन, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुना है कि किसी गांव की लड़की इतनी पढ़ी लिखी भी हो सकती है। क्या चिंटू तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या वह मेरा सगा भाई नहीं लगता महारानी जी? नहीं नहीं, हमें तो वह बहुत नासमझ और प्यारा लगता है। बहुत ही जल्दी हम उसे पसंद करने लगे हैं। हाँ महारानी जी, और अब तो महल में राजकुमार भी आने वाले हैं, तो इसलिए आपको चिंटू और भी ज्यादा प्यारा लगता होगा ना? हाँ सुमन, यह भी हो सकता है। बच्चे तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं और चिंटू तो खासकर बहुत मासूम और समझदार है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई और उसके साथ ही दाई माँ की घबराई हुई आवाज भी सुनाई दी। महाराज, महाराज, आज हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। न जाने क्या मर्जी है भगवान की, जो इस महल में बच्चे के रोने की आवाज तो गूंजती है पर किलकारी नहीं। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा मत बोलो। ये हमारा दूसरा बच्चा है। पहले भी हमने अपने संतान को गोद में लेने से पहले ही खो दिया था, अब इसे नहीं खो सकते। हमें इस राजपाट को संभालने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जिससे हम अपने पुत्र को जीवन दान दे सकें। महाराज, एक रास्ता है, काली नदी का पानी। यदि आप वह पानी शिशु को पिला दें तो उसे जीवन दान मिल सकता है, परंतु वह पानी आपको स्वयं ही लाना होगा। और याद रहे, उस नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मैं अभी काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। दाई माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? पता है ना, काली नदी के पास ही हमने अपने पहले पुत्र राजकुमार पृथ्वी को खो दिया था। महाराज अगर फिर से वहां गए तो वो एक बार फिर टूट जाएंगे। महारानी जी, काली नदी का पानी शिशु के लिए बहुत ही शक्तिशाली है और अब महल में दूसरा राजकुमार भी आ गया है महाराज, और आपके जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। महारानी, हमारा बड़ा राजकुमार वाकई हमें बहुत याद आता है, परंतु आज वहां जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। मुझे अपने पुत्र को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। राजकुमार पृथ्वी के लिए भी दाई माँ ने यही कहा था। आखिर ऐसी क्या बात है मेरे बच्चों में कि केवल काली नदी का पानी ही उन्हें ठीक कर सकता है? राजा अकेले ही जंगल के रास्ते से होते हुए काली नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे नदी से पानी घड़े में भरने लगे, अचानक नदी का पानी सूख गया। इस नदी का पानी तो सूख गया है। अब मैं अपने पुत्र के लिए काली नदी का पानी कैसे लाऊं? कोई तो रास्ता होगा जिससे यह नदी खुद ही मुझे पानी दे दे। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। वह कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये लड़की की चीखने की आवाज कहां से आ रही है? ऐसे घने जंगल में अकेली लड़की कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं हो? मुझे देखना होगा। पर वहां महल में मेरा पुत्र आखिरी सांस ले रहा है। समय से पहले मुझे महल लौटना भी है। यदि देरी हुई तो मेरे पुत्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा। परंतु यह लड़की जो भी हो, यह भी तो मेरी प्रजा है। इसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। मुझे जाकर देखना होगा।
राजा घड़ा वहीं पर छोड़कर उस पेड़ के पीछे देखने गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई है? देखो, तुम जो कोई भी हो, बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिए राजा साहब, मैंने आपकी और दाई माँ की सारी बातें सुन ली थीं। काली नदी के पानी वाली। तुम छुपकर हमारी बात सुन रही थी? नहीं राजा साहब, मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी ले लेंगे। तुम अभी घर जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। राजा साहब, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो हर राज्य कितना सुरक्षित और खुशहाल होता। अपनी तारीफ हम महल में आकर भी सुन सकते हैं। अभी मैंने बोला ना, तुम यहाँ से जाओ। महाराज, हमारे पास एक उपाय है, काली नदी का पानी फिर से वापस लाने का। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? हमने किताब में पढ़ा है काली नदी के पानी के बारे में। हाँ, महारानी बता रही थी, तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। इसका मतलब यह नहीं तुम हमें हमारे मार्ग से भटका दोगी। राजा सुमन की बात सुन ही रहे थे कि तभी काली नदी के अंदर हलचल होने लगी। राजा ने तुरंत घड़ा उठाया और पानी भरने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी को छूने की कोशिश की, सुमन घबरा गई और जोर से चिल्लाई। सुमन की तेज आवाज से राजा का ध्यान भटक गया और घड़ा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। देखते ही देखते नदी का पानी फिर से सूखने लगा। राजा ने जल्दी से घड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। तुमने यह क्या कर दिया सुमन? मैं अपने पुत्र के जीवन के लिए यह जल लेने आया था और तुम्हारी वजह से अब सब व्यर्थ हो गया। अगर पानी दोबारा नहीं आया तो मेरे बेटे का क्या होगा? राजा साहब, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इस पुस्तक पर तो आप यकीन कर सकते हैं ना। देखिए, इस मायावी काली नदी नामक पुस्तक में यही सब लिखा है कि यदि कोई काली नदी का पानी छू ले तो उसकी संतान उसके सामने ही दम तोड़ देती है। और ये पुस्तक मेरी नहीं है, ये आपके महल की ही पुस्तक है जिसे मैंने वहीं से उठाया है। सुमन ने काली नदी के रहस्य नामक पुस्तक खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? महारानी ने जब आपसे कहा कि उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के निकट ही खोया था और दूसरे बच्चे के बाद भी दाई माँ ने आपको यही पानी लाने को बोला था, तो मैं समझ गई कि यह दाई माँ की ही चाल है। हमें याद आया कि एक दिन हम रानी जी को किताब पढ़कर सुना रहे थे और हमने देखा कि वहां पर काली नदी नाम की एक रहस्यमय किताब है। जब आप यहाँ के लिए निकले तो हमने इस किताब को देखा, पढ़ा और समझ गए कि यह सब एक साजिश है। सुमन, तुमने हमारे पुत्र को बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। राजा साहब, आप शुक्रिया अदा बाद में कीजिएगा, पहले आप असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। मुजरिम तो पकड़ा ही जा चुका है, समझो कैसे? वह दाई माँ ही हमारे बड़े राजकुमार की कातिल है। नहीं राजा साहब, वह सिर्फ एक मोहरा है, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। राजा और सुमन महल की तरफ चल दिए। जब वे महल पहुंचे तो दाई मान रानी के समीप बैठी हुई थी। राजा ने मंत्री को इशारा किया और मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया। महारानी भी बच्चे को लेकर दरबार में आ गई। दाई माँ, हमने और महारानी ने आप पर इतना यकीन किया और आपने हमारे साथ क्या किया? तो तुमको सब कुछ पता चल गया। हाँ, अब तुम ये बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने वही किया जो सही था। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके राज्य से अलग करना क्या तुम्हारी दृष्टि में इसको सही कहते हैं? और जो आपने किया राजा साहब, वह ठीक था क्या? दाई माँ, क्या गलत किया हमने तुम्हारे साथ? बोलो। तुम्हारे कारण अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। तुम पर हमने इतना यकीन किया, तुम्हें अपना पुत्र सौंपकर काली नदी का पानी लेने गए थे। वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, पता लगा कि बच्चे को जंगली जानवर ले गए और खा लिया। तुम सोच भी नहीं सकती ये 6 साल हमारे लिए और महारानी के लिए कैसे थे। क्या आपको लगता है महाराज, आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप भूल गए राधिका को? राधिका का नाम सुनकर महाराज चुप हो गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस राधिका का साथ दिया। जो आपको देना चाहिए था वह मैंने दिया। इतना बोलकर दाई माँ वहां से जाने लगती है। तभी सैनिकों ने दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया
और सैनिकों ने दाई का रास्ता छोड़ दिया। दाई महल से निकल गई। राजा भी गांव से बाहर की तरफ चल पड़े। एक झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ? देखो जी, जरा आज इतने सालों बाद दरवाजे पर कौन आया है? जाने किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों को। कभी वो भी दिन था जब लोग हमें झुककर सलाम किया करते थे, और आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग जूते चप्पल फेंककर हमारे मुंह पर मार देते हैं। मैं देखता हूँ, तुम इतनी चिंता मत करो। एक ना एक दिन तो गांव वालों को हमारी सच्चाई पता ही लग जाएगी। उस दिन इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। रणवीर ने सामने राजा को खड़ा देखा तो वह चौंक गया। रणवीर, क्या राधिका अंदर है? मुझे उससे बात करनी है। राधिका भी राजा की बात सुनकर वहां पर आ गई। तुम यहाँ इतने सालों बाद क्या लेने आए हो? मैं अपना पहले ही सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो केवल 4 महीने की है। मैं उसको पानी में चीनी मिलाकर पिलाती हूँ ताकि यह जीवित रहे। मेरे पति रात दिन मेहनत करते हैं पर उनको कोई 4 पैसे भी नहीं देता। जो रोटी फेंक कर देते हैं वही रूखी सूखी रोटी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। अब और क्या चाहिए तुमको हमसे? राधिका, तुम्हारी बेटी दूध की जगह चीनी का पानी पी रही है। उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर उस दिन तुम पर चोरी का आरोप लगाकर मैंने महल से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं भी इतने दुखों से नहीं लड़ रहा होता। सच बोलूं तो समय ने मुझे सजा दी है। मुझे माफ कर दो। महल चलो। मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही इस राजपाट की असल हकदार हो। यह तुम्हारे पिता का सिंहासन है और मैं 9 साल का था जब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां के साथ महल आया था। तुम्हारे पिता, मेरे मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे मन में सिंहासन को लेकर लालच आ गया और मैंने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद प्रजा की इतनी मदद की कि उनके दिल में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मुझे लेकर वे बस मुझे ही राजा बनता देखना चाहते थे हमेशा। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं सब तुम्हें वापस कर दूंगा, बस तुम वापस महल चलो। अब सब कुछ बदल गया है। मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हारे बड़े पुत्र को मैंने ही दाई मां से लेकर गांव में छोड़ दिया था और राजकुमार होकर भी 6 साल तक एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहा। परंतु किस्मत ने उसे सुमन से मिला दिया। वह फिर से उसे महल में ले आई और देखो, वह फिर से महल में लौट आया। तुमने जो किया मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। तो क्या चिंटू मेरा बड़ा राजकुमार पृथ्वी है? हाँ। मेरे दोनों राजकुमार जिंदा हैं। राधिका, तुम महल लौट चलो। मैं जानता हूं तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तो तुम ये सब कर ही सकती हो ना। राधिका के मना करने के बाद भी राजा उसे महल में ले आए और सबके सामने उन्होंने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से 2 हिस्से 2 राजकुमार के थे, एक कल्याणी की बेटी का और चौथा शांति का। शांति का नाम सुनकर सभी गांव वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये लड़की तो बड़ी चालाक निकली, महल में से हिस्सा भी ले गई। हम पूरी प्रजा के सामने राधिका से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और सुमन को सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। सुमन ने मेरे दोनों बेटों को बचाने का हल निकाला। अब हम सभी से वादा करते हैं, आगे से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे।